राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी, अगर समझौता नहीं हुआ तो उन्हें भारी नुकसान होगा। ये IRGC और अमेरिकी सेनाओं के बीच हुई ताज़ा झड़प और इस खुलासे के कुछ ही घंटे बाद सामने आया कि इजराइल ने पिछली जंग में इराक में एक समर्थन बेस बनाया था। इन खबरों सहित और भी बहुत कुछ आज यरूशलम इनिशिएटिव में। JNS टीवी पर यरूशलम इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। मेरा नाम जॉश हैस्टन है, मैं यरूशलम में हूं और एलेक्स ट्रेमन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एलेक्स, मुद्दे पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि तेहरान के साथ युद्ध विराम अभी भी लागू है, हालांकि नौसेना में झड़प हुई थी। चलिए ये वीडियो देखते हैं। उन्होंने आज हमसे खिलवाड़ किया, हमने उन्हें उड़ा दिया। उन्होंने खिलवाड़ किया, मैं इसे मामूली बात कहता हूँ। मैं आपको बता दूंगा, जब युद्ध विराम नहीं रहेगा आपको खुद जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर युद्ध विराम ना रहा तो आपको ईरान के बड़े हमले के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें जल्दी समझौता साइन करना चाहिए। एलेक्स, ये रहा सामने। युद्ध विराम के बावजूद दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। आइए बात करें। मुझे लगता है कि हम इस कार्यक्रम के दौरान थोड़ा बहुत बात करेंगे कि युद्ध विराम का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस युद्ध के दौरान युद्ध विराम की परिभाषा पूरी तरह से बदल दी गई है। युद्ध विराम का मतलब है दोनों पक्ष गोली चला सकते हैं। फर्क बस इतना है कि गोलीबारी कम होती है जितनी कि युद्ध विराम नहीं होने पर होती। अब राष्ट्रपति ट्रंप निश्चित रूप से किसी तरह इस संघर्ष से हस्ताक्षरित समझौते के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा मानना है कि इस संघर्ष के अंत में किसी न किसी तरह से एक हस्ताक्षरित समझौता जरूर होगा। लेकिन जो बिल्कुल निश्चित है वो ये है कि राष्ट्रपति को होर्मुज जलडमरू मध्य में आवाजाही पूरी तरह मुक्त करानी ही होगा, सभी जहाजों के लिए, चाहे वे ईरान से हों या अमेरिका के सहयोगियों जैसे संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों से। तो जब तक होर्मुज जलडमरू मध्य अवरुद्ध है तब तक इस संघर्ष का कोई अंत नहीं होने वाला है। इस बीच आप देख रहे हैं कि ईरान और उनकी छोटी नावें क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों पर हमला कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति सिर्फ अमेरिकी नौसेना की ताकत और उसके आकार के दम पर जलडमरू मध्य को खोलने देना पसंद करते हैं, बिना ईरान के अंदर पूरी तरह से बमबारी अभियान चलाए। शायद राष्ट्रपति अब ईरान में बमबारी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं बच सकता। मैं कहूंगा कि इजराइल के अंदर ये मान्यता है कि अगले कुछ दिनों में आप फिर से सैन्य जवाबी कार्रवाई देख सकते हैं। ये एक अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियान होगा जो ईरान में चलेगा, संभवतः उस 6 हफ्ते के अभियान से छोटा होगा जिससे युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी कई इजरायली मानते हैं कि राष्ट्रपति जिस समझौते पर ईरान से हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं वहां तक उनके बिना पहुंचना संभव नहीं है। फिर से मानते हैं कि अमेरिका कागजी शेर नहीं है और हमला करने को तैयार है। एलेक्स, सचमुच बस कुछ मिनट पहले ही हमें ये जानकारी मिली है। ईरानी समाचार एजेंसी के अनुसार उनका कहना है कि ईरान ने अभी-अभी पाकिस्तान के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौते के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान कहता है कि वे अमेरिका के साथ समझौते को स्वीकार करेंगे या उसे ठुकरा देंगे। ये सब कुछ मिनट पहले हमारे प्रसारण शुरू होते ही हुआ। इस समय ईरान के पक्ष में फिलहाल समय है। वे चीजों को जितना चाहें लंबा खींच सकते हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का हमला करने का इरादा कमजोर पड़ जाए। वे अमेरिका के करीब आना चाहते हैं, लेकिन समझौते पर पूरी तरह हस्ताक्षर नहीं कर रहे, बस थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कुछ जहाज जलडमरू मध्य से गुजरने देना। वे अब आगे पीछे का खेल खेल रहे हैं। इस समय अमेरिका सैन्य हमला नहीं कर रहा, लेकिन ईरान पर आर्थिक दबाव और होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी की नाकाबंदी बढ़ा रखी है। तो मूल रूप से ईरान पर समुद्र के रास्ते आर्थिक घेराबंदी है। रिपोर्ट किया गया है कि ईरान को हर दिन लगभग $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जिससे पहले से ही कमजोर और गिरने की कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो रही है। और इस आर्थिक दबाव का मकसद यही है कि शासन गिर जाए। अब अगर अभी तक आर्थिक दबाव से शासन नहीं गिरा है तो और ज्यादा आर्थिक दबाव से शासन कैसे गिर जाएगा? आपके पास IRGC और बासीज हैं जो देश पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जो इन चेक पॉइंट्स पर प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हैं। तो उम्मीद यह है कि अगर ईरानी सरकार के पास और पैसा नहीं रहेगा
तो वे IRGC के मध्यम स्तर के कमांडरों और बसीज बलों की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। अगर इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही तो ये अपने नागरिकों पर गोली क्यों चलाएंगे? पहले उन्हें इसमें रिश्वत दी जाती थी और इस शासन का हिस्सा बनने और IRGC से तनख्वाह पाने के कारण उन्हें एक दर्जा मिलता था। तो यही उम्मीद है कि आर्थिक अभियान से ऐसा ही कुछ होगा। तो इसी बीच समय ट्रंप के पक्ष में है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ईरानी शासन को नुकसान पहुंचा रही है। ईरान मानता है कि समय उनके पक्ष में है, क्योंकि वे राष्ट्रपति को सैन्य हमले दोबारा शुरू करने से रोकना और उन्हें ये आदत डालना चाहते हैं कि सैन्य अभियान खत्म हो चुका है। एलेक्स, पिछले कुछ घंटों में IRGC ने चेतावनी दी है कि उसके तेल टैंकरों पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी संपत्तियों पर बड़ा हमला करेगा। ये तब हुआ जब US सेंट्रल कमांड ने बिना किसी उकसावे के हमले की बात की। ईरानी बलों ने मिसाइलें दागी, वहां के ठिकानों पर हमला किया, शायद सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और निश्चित रूप से UAE को भी निशाना बनाया। अब विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर चलते हैं। लेकिन अगर फायरिंग रुक नहीं रही तो हमें ये सवाल ईरानियों से पूछना चाहिए। मुझसे मत पूछिए, हमने फायरिंग नहीं की, उन्होंने हम पर फायरिंग की। मेरा कहना है, अगर आप एक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर फायर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कहना चाहिए, ओह यहाँ युद्ध विराम है, हम आपका ड्रोन नहीं गिराएंगे। यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है, यह एक बेवकूफ़ी भरी सोच है। जाहिर है हमने उन पर जवाबी फायरिंग की, वे हम पर फायरिंग कर रहे थे। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि किया जाए। सिर्फ बेवकूफ़ देश ही तब जवाबी फायरिंग नहीं करते जब उन पर फायरिंग की जाती है, और हम कोई बेवकूफ़ देश नहीं है। विदेश मंत्री रूबियो वही दोहरा रहे हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था। वे चाहते हैं ईरान शांति रखे और एक समझौते पर हस्ताक्षर करे, लेकिन अमेरिका ऐसे बिना उकसावे के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसा सेनकर्ड ने कहा, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी जहाज़ों पर हो रहे हमलों को। देखिए, ये भी साफ नहीं है कि जिन लोगों से संयुक्त राज्य अमेरिका बात कर रहा है, जिनसे बातचीत कर रहा है, क्या उनके पास इन छोटी नावों पर पूरा नियंत्रण है? क्या वे आदेश दे सकते हैं और अनुशासन बनाए रख सकते हैं? ईरान में विभिन्न गुट सत्ता के लिए संघर्ष कर एक दूसरे की कोशिशों को विफल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि विदेश मंत्री रक्ची या ईरानी संसद के अध्यक्ष घाली बाउफर रूबियो के पास आ रहे हों और वुडकॉफ और कुशनर के पास जाकर कह रहे हों, ठीक है, देखिए, हम इसे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर आपके पास धार्मिक कट्टरपंथी और सैन्य कट्टरपंथी हैं, जो बाकी दो गुट हैं। उनके पास जमीन पर संपर्क हैं और कहते हैं हमला करो। अभी ये भी साफ नहीं कि देश की कमान किसके पास है। ये वो चीज़ है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कौन सामने आता है जो हालात को काबू में कर सकता है। शायद इसी कारण राष्ट्रपति सैन्य हमलों से हिचक रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद सत्ता में बैठे लोगों पर समझौते के लिए दबाव बनाना है। लेकिन अगर जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, जो शायद समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे सैन्य हमलों से पहले या बाद में, अगर उनके पास ज़मीन पर नियंत्रण नहीं है, वे होर्मुज जलडमरू मध्य में शांति कायम नहीं रख सकते, तो आप सही लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर सैन्य अभियान का मकसद उन लोगों पर दबाव बनाना है जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, तो वह प्रभावी नहीं होगा। अगर आपके पास सही खुफिया जानकारी है और हमलों की योजना बनाने वालों को खत्म कर सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। ये भी उन चीज़ों में है जो युद्ध विराम दे सकता है और कुछ स्पष्टता लाता है, युद्ध की धुंध हटाता है। हम हमेशा कहते हैं कि युद्ध की धुंध में बहुत कुछ हो जाता है। जब आपके पास इस तरह लंबे समय तक युद्ध विराम होता है, तो अब युद्ध का धुंध इस हद तक हट जाता है कि आपकी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता वास्तव में बेहतर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कौन क्या आदेश दे रहा है। आप देख सकते हैं कि देश के भीतर अलग अलग प्रमुख खिलाड़ी कहाँ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि यह एक लंबा खुफिया जानकारी जुटाने का समय हो और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल निकट भविष्य में किसी समय एक लक्षित सैन्य हमला करने के लिए अधिक तैयार हों। एलेक्स, जब युद्ध शुरू हुआ था, हमने देखा कि ईरान ने यहाँ मध्य पूर्व में अपने सभी पड़ोसियों पर किस तरह हमला किया। निश्चित रूप से इजराइल पर सैकड़ों और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, लेकिन साथ ही यूएई, कतर और अन्य देशों पर भी हमला किया। अब पिछले कुछ दिनों में ईरान द्वारा यूएई पर 19 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं। पिछले कुछ घंटों में एक और रिपोर्ट आई है जिसमें यूएई की एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन प्रणालियों द्वारा 2 और ड्रोन्स को रोक लिया गया है।
आपको क्यों लगता है ईरान यूएई को ही निशाना बना रहा है, इजराइल या अन्य देशों को नहीं? और फिर से युद्ध विराम का मुद्दा वास्तव में युद्ध विराम नहीं है, क्योंकि ये दोनों पक्ष आगे पीछे कर रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है, यूएई जवाब दे रहा है। क्या आपको लगता है कि यूएई से जुड़े इन घटनाक्रमों से शायद अमेरिकियों और हम यहां इजराइल में कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं? अगर उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी होती तो प्रतिक्रिया और तेज होती, ये तय है। अगर उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी होती तो कुछ ही पलों में इजराइल की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई होती। ये ईरान का माहौल परखने और अपनी हद जांचने का तरीका है। संयुक्त अरब अमीरात इस लड़ाई में उतरने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इजराइल वास्तव में ये चाहते हैं कि यूएई इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर शामिल हो। आपके पास ये दो अत्यधिक योग्य वायु सेनाएं हैं जो यहाँ हालात संभालने में सक्षम हैं, और आपको यहाँ एक और खिलाड़ी की जरूरत नहीं है जिसके पास वही स्तर की समझदारी क्षमताएं इजराइल और अमेरिका जैसी नहीं है। ईरान परीक्षण कर रहा है, यह एक अमेरिकी सहयोगी पर हमला है। ये अमेरिका के खिलाफ एक हमला होने का इरादा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को वो झटका सीधे तौर पर नहीं झेलना पड़ता। वे देखना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ईरान पर जवाबी कार्रवाई की धमकी में गंभीर हैं या नहीं। ये एक तरह से एक जवाबी संकेत भी हो सकता है। जब यूएई ने एक हफ्ते पहले ओपेक से अपने हटने की घोषणा की थी, ये होर्मुज जलडमरू मध्य के महत्व को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत घटाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र के और करीब लाना है और इसी तरह उसे इजराइल के भी करीब लाना है। तो आप जानते हैं, ये भी वजहों में से एक हो सकती है, लेकिन ईरान हालात को परख रहा है, देख रहा है कि वो कितना आगे जा सकता है। और यही होता है संघर्ष विराम के दौरान इस्लामी कट्टरपंथी पक्ष यही करता है। वे ये देखने की कोशिश करते हैं कि वे कितना आगे जा सकते हैं, और फिर हमारी ओर से यानी अमेरिका या इजराइल की ओर से हर बार जब भी आतंकवादी गतिविधियां दिखती हैं तो हमला किया जाता है, जैसा कि हमने देखा है कि इजरायली सेना ने गाजा और लेबनान में बार बार संघर्ष विराम के बाद किया है। एलेक्स, सप्ताहांत में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि इजराइल ने इराकी रेगिस्तान के अंदर एक गुप्त सैन्य चौकी स्थापित की है ताकि वो ईरान के खिलाफ हवाई अभियानों के लिए एक सहायक अड्डे के रूप में काम कर सके। ये रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है, ये तथ्य कि इजराइल वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इराक में ये बेस स्थापित करने में सक्षम रहा। मैं बस कहना चाहता हूं, शायद हम कुछ मिनटों में इस पर बात करेंगे। आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सियस, वॉशिंगटन पोस्ट से लगातार ऐसी रिपोर्टें मिलती रहती हैं, गुप्त खुलासे या गुप्त बातचीत जो हुई थी। यह कहना मुश्किल है कि इनमें से किसी भी प्रकाशन में जो आप पढ़ रहे हैं सही है या नहीं। तो पूरी संभावना है कि इन कहानियों में से किसी में भी जो वे लिख रहे हैं वो सच नहीं है, और उसका मकसद किसी तरह की कूटनीतिक हलचल पैदा करना है, अगर यहां यही सही शब्द है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या ये सच हो सकता है या नहीं। फिलहाल सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए मान लेते हैं कि हम इस रिपोर्ट को सच मान रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि जरूरी तौर पर मुमकिन है। अगर इजराइल ने इराक में बेस बनाया तो हाँ, वो ऐसा कर सकता है। हमने देखा है कि इजराइल कई जगहों पर काम कर चुका है। इराक सिर्फ उन जगहों में से एक है जहां इजराइल के पास काम करने की क्षमता हो सकती है। हो सकता है वे अजरबैजान से भी ऑपरेट कर रहे हों। हो सकता है वे मध्य पूर्व में कुछ एयरबेस से ऑपरेट कर रहे हों, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है और जो अमेरिकी एयरबेस हैं। इजराइल ने दिखा दिया है कि उसके पास बेहतरीन और कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं है। बहुत सारी गुप्त कार्रवाइयां चल रही हैं और इसलिए इजराइल को जरूरत पड़ सकती है। ईरानी सीमा के पास स्पेशल फोर्सेस के लिए एक जगह की। उदाहरण के लिए, अगर खुदा न खास्ता कोई इजरायली विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में गिर जाता तो क्या होता? तो आप चाहेंगे कि आपके पास एक ऑपरेशन तैयार हो ताकि आप पायलट या विमान या जो भी ज़रूरत हो उसे निकाल सकें। इसलिए आप चाहेंगे कि स्पेशल फोर्सेस पास में रहें।
हो सकता है कि आपको किसी ऐसी जगह जल्दी जाना पड़े जहां संवर्धित यूरेनियम हो, या फिर कोई और ज़रूरत हो जहां आपको स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन चलाना पड़े। तो इराक में ईरान की सीमा के पास नो मैन्स लैंड के अंदर एक बेस बनाना, जो इलाका बहुत बड़ा है और ज़्यादा आबाद नहीं है, ये एक ज़बरदस्त क्षमता है जो इजराइल ने विकसित की हो सकती है। अब इराक खुद एक ऐसा देश है जिसे ईरान ने पूरी तरह अस्थिर कर दिया है। इराक के अंदर खताइब हिजबुल्लाह सक्रिय है। इस युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ है जब इराक से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये भी हो सकता है कि इजराइल इराक के अंदर कुछ सीमित सैन्य अभियान चला रहा हो। और जब आप सुनते हैं कि इराक के अंदर अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, तो उसका कारण ये है कि उन्हें मारा जा रहा है। ईरान समर्थित बलों, जिसमें खताब हिजबुल्लाह शामिल है। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से इजराइल ने इराक के अंदर एक सैन्य अड्डा स्थापित किया हो। दूसरा कारण जो हम बता सकते हैं वो ये है कि राष्ट्रपति ने ईरान के अंदर हथियारों की तस्करी करने की कोशिश की बात की है। तो आप ऐसा कैसे करेंगे? तो इन रिपोर्ट्स में ये सुझाव दिया गया कि इराकी कुर्दों को हथियार दिए गए थे जिन्हें ईरान के अंदर पहुंचाना था। ये भी एक संभावना थी कि कुछ इराकी कुर्द विशेष बलों के रूप में ईरान में घुस सकते थे। तो उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती, जिसका मतलब है कि इजराइल उन इलाकों में हो सकता था या तो हथियार पहुंचाने के लिए या फिर सीमा पार करने के लिए बलों को प्रशिक्षण देने के लिए। तो वहां एक सैन्य अड्डा स्थापित करने के कई अलग अलग कारण हो सकते थे। हाँ, ये निश्चित रूप से समझ में आता है, लेकिन हमें थोड़ा और गहराई से जांच करनी होगी और देखना होगा कि क्या यह वास्तव में पुष्टि हुई है। लेकिन चलिए पिछले कुछ दिनों में आई रिपोर्टों के विषय पर ही बने रहते हैं। सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि वहां एक वरिष्ठ CIA अधिकारी ने यह आकलन किया कि ईरान को अमेरिकी नाकेबंदी से कम अगले 4 महीनों तक गंभीर आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी वे अगले 4 महीनों तक खुले तौर पर टिके रह सकते हैं। वैसे ये उन्हीं रिपोर्टों में से एक है जिसे एक अन्य वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि CIA के दावे झूठे हैं। और फिर उसी समय एक रिपोर्ट यह भी आई कि ईरान वास्तव में बहुत जल्द अपनी क्षमताओं को यहां फिर से बना सकता है। तो यहां 2 और रिपोर्टें हैं जिन पर मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये दोनों रिपोर्टें वास्तव में अमेरिकी जनमत और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सैन्य अभियानों के समर्थन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। मेरा मतलब है, दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास अधिकांश बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं बची हैं या वे इन्हें जल्दी से फिर से बना सकते हैं। यह सैन्य अभियान को इस तरह दिखाने के लिए बनाया गया है। यह कुछ भी खास नहीं था, यह अनावश्यक था, यह अप्रभावी था, बेअसर था। ईरान ने अभी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य हवाई अभियान, 6 हफ्ते का केंद्रित हवाई अभियान, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा है, उसे झेला है, जिसमें अमेरिका शामिल है। अमेरिकी वायुसेना और इजरायली वायुसेना ने बेहतरीन खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया, सभी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया, सभी बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हमला किया। क्या ईरान के पास अब भी क्षमताएं हैं? ये साफ है कि उनके पास अब भी कुछ क्षमताएं हैं, क्योंकि उन्होंने अभी संयुक्त अरब अमीरात पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो क्या ईरान फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागना शुरू कर देगा? हाँ, वे फिर से दागेंगे। क्या उनके पास अब भी मिसाइलें हैं? हाँ, उनके पास शायद 1000 तक बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। लेकिन युद्ध से पहले उनके पास हजारों मिसाइलें थीं। अब उनकी क्षमताएं काफी कम हो गई हैं। उनकी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता काफी घट गई है। तो वो रिपोर्ट खास तौर पर इस तरह बनाई गई थी कि राष्ट्रपति ने ईरान में जो किया वो बस एक तरह का गलत और बेअसर साहसिक कदम लगे। अब ये जो विचार है कि ईरानी सरकार 4 महीने की आर्थिक नाकाबंदी झेल सकती है, दरअसल इसका मकसद अमेरिकी जनता को लंबी नाकाबंदी के खिलाफ भड़काना भी है, और इसका संबंध तेल की बढ़ती कीमत से है। वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति पर दबाव बने, खासकर जब हम यहां मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि युद्ध को रोका जा सके।
वे चाहते हैं कि ऐसा लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनावी वादों के खिलाफ जाकर अमेरिका को इन लंबे संघर्षों में उलझा दिया है। लेकिन ईरानी रियाल बुरी तरह गिर रहा है। अब $1 के मुकाबले लगभग 15 लाख रियाल का लेन देन हो रहा है। मेरा मानना है कि ये आर्थिक दबाव बेहद प्रभावी साबित हो रहा है और हमें बस देखना है कि क्या इससे शासन का पतन होगा, जो मेरी राय में आर्थिक दबाव का अंतिम लक्ष्य है। और क्या आने वाले दिनों या हफ्तों में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई, फिर से सैन्य कार्रवाई होगी? एलेक्स, हमारे पास यहाँ एक और रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताएं फिर से बना रहा है, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास करते हुए। मैं रूस की बात कर रहा हूं, जो शायद ड्रोन के पुर्जे कास्पियन सागर से ईरान भेजता है ताकि नाकेबंदी से बच सके। ये उन दोनों पड़ोसी देशों के बीच मुख्य गलियारा है, जो कि निश्चित रूप से सहयोगी हैं, रूस और ईरान। आपको क्या लगता है, हम इस रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक और बात, फिर से हमें इस समय ठोस जानकारी के बिना ही कहना होगा, लेकिन यह संकेत मिलता है कि यह एक और तरीका है जिससे ईरान खुद को फिर से मजबूत कर रहा है। निश्चित रूप से यह देखने लायक बात है। निश्चित ही, आप जानते हैं, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन खास तौर पर इजराइल, उनके पास यहां खुफिया जानकारी है और वे इन इलाकों की निगरानी कर रहे हैं और उनके पास हमला करने की क्षमता बनी रहेगी अगर उन्हें लगे कि खतरनाक ड्रोन क्षमताएं कैस्पियन सागर के जरिए लाई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्थान है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेंगे अगर उन्हें तस्करी होते हुए दिखे। याद रखिए, चीनी लोगों ने टैंकर भेजा था और राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को उसे रोकने को कहा था। यह भी कहा कि जहाज पर कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। क्या यह संभव है कि रूस ईरान की ड्रोन तकनीक में मदद कर रहा हो? यह संभव है। क्या हम इन रिपोर्टों पर भरोसा कर सकते हैं? शायद। यह संभावना है कि ये सही हों। मैं एक बार फिर इन रिपोर्टों की प्रकृति पर लौटना चाहता हूं, खासकर जब ये वॉशिंगटन पोस्ट से आती हैं। और याद रखिए, वॉशिंगटन पोस्ट की टैगलाइन है कि लोकतंत्र अंधेरे में मर जाता है। मतलब असल में जो सच है वो यहाँ रिपोर्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से अंधेरे में डूबी रिपोर्टें आ रही हैं। CIA के आकलनों की बात करें तो ये किसी ऐसे स्टाफर का भी हो सकता है जिसने बॉस को कुछ पेश किया हो जिसे बाद में खारिज कर दिया गया हो। ये सही है कि कोई आकलन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही मुख्य या सर्वमान्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे और आकलन नहीं हैं जो उस एक आकलन के बिल्कुल विपरीत हों। यह भी सच है कि CIA प्रमुख लारू और राजनेताओं ने उन आकलनों को पूरी तरह खारिज कर दिया होगा। तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने किसी को एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि अब वही सरकारी नीति बन गई है। तो आपको इन रिपोर्ट्स को थोड़ा संदेह के साथ लेना चाहिए, लेकिन जब भी आप देखें कि कोई अनाम वरिष्ठ अधिकारी कहता है या अनाम CIA अधिकारी संकेत देते हैं, आप जानते हैं, आपको ऐसी जानकारी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बस उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहूंगा, इसे बस एक समग्र संकेतक के रूप में देखें, उन क्षेत्रों को देखने के लिए जहां आप एक उपभोक्ता के रूप में आगे बढ़ना चाहें और देखना चाहें कि क्या आपको ऐसी अन्य रिपोर्टें मिल रही हैं जो उसी जगह से नहीं आ रही हैं। अगर OSINT विश्लेषक या दूसरे लोग भी वही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको हर चीज को थोड़ा संदेह के साथ लेना होगा और ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि असल में क्या हो रहा है। बिल्कुल एलेक्स, अब मैं इजराइल लेबनान की स्थिति पर आना चाहता हूं। बिल्कुल, वहां इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है। एक और युद्ध विराम है जहां असल में कोई युद्ध विराम नहीं है। पिछले हफ्ते IDF ने बड़ा हमला कर अहमद अली बलूत को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स यूनिट का कमांडर था, जिसे वे अपनी खास कमांडो और आतंकवादी यूनिट मानते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, यह व्यक्ति बलूत एक वरिष्ठ आतंकवादी था जिसने 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के उत्तर पर कब्जा करने की योजना का नेतृत्व किया था। ये बेरूत के एक मोहल्ले में बड़ा और सटीक हमला था जिसमें रदवान फोर्स के प्रमुख मारे गए। इजराइल शुक्रवार को शायद हिजबुल्लाह की तरफ से किसी बड़े जवाब की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने रॉकेट दागे और आज भी वे लगभग हर दिन रॉकेट और ये हवाई ड्रोन दाग रहे हैं। शुक्रवार को हाइफा इलाके में सायरन बजे थे
हाइफा इलाके में। भगवान का शुक्र है कि अब तक कोई बड़ा जवाब नहीं आया है। मैं यही कहूंगा इस समय। मैं उत्तरी इजराइल के लोगों की स्थिति कम नहीं आंक रहा, लेकिन इजराइल ने इस हमले में वरिष्ठ आतंकवादी को मारकर बड़ी उपलब्धि पाई है। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम की परिभाषा बदल गई है, और खास तौर पर इजराइल की तरफ से, क्योंकि पहले जब भी किसी तरह का युद्ध विराम लागू किया गया, इजराइल ने युद्ध विराम के लिए सहमति दी। इजराइल युद्ध विराम की शर्तों का पालन करता था, है ना? तो युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करके इजराइल ये कह रहा है कि ठीक है, हम अब बेरूत या कहीं और बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान या लगातार हवाई हमले नहीं करेंगे। कोई बड़ा अभियान या ऑपरेशन नहीं है, लेकिन युद्ध विराम के दौरान भी इजराइल मूल रूप से लक्षित हमलों का अधिकार अपने पास रखता है। इसका मतलब है कि जब भी आतंकवादी उनके सैनिकों की ओर आते हैं, उन इलाकों में जिन्हें उन्होंने दक्षिणी लेबनान में बनाई गई इस पीली रेखा के पीछे अपने नियंत्रण में रखा है, जो लितानी नदी तक उत्तर में फैली है, अगर वे आतंकवादियों को उनकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो वे फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ इससे भी आगे देश के और भी उत्तर में बेरूत के अंदर गहराई में एक हवाई हमला हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांड ढांचे के एक सदस्य की लक्षित हत्या की गई। इजराइल इस समय यही कर रहा है। अगर उन्हें मौका और जानकारी मिले तो वे हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांड को खत्म कर उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और इसका असर ये होता है कि ये लेबनानी सरकार को इजराइल के और करीब आने के लिए जगह देता है। मुझे पता है कि बातचीत फिर से शुरू करने पर चर्चाएं हो रही हैं। जोश, मुझे नहीं पता कि अगला विषय यही है या नहीं, लेकिन इजराइल और लेबनान सरकार के बीच बातचीत का एकमात्र तरीका हिजबुल्लाह को कमजोर करना है, जो इजराइल और लेबनान के 2/3 गैर इस्लामिक शिया लोगों का दुश्मन है। तो एलेक्स, लोगों को समझाने के लिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, भले ही पिछले 24 घंटों में युद्ध विराम था, इजराइल की वायुसेना ने 40 और सप्ताहांत में 85 हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया। इन आत्मघाती ड्रोन हमलों में जो दक्षिणी लेबनान या सीमा पर हिजबुल्लाह द्वारा किए गए, कई सैनिक घायल हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा, रिपोर्टों में संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल वास्तव में लेबनानी सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता के लिए बैठने जा रहा है। मेरा मानना है कि यह तीसरा दौर इस आने वाले सप्ताह में होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, ये वार्ताएं वहां अमेरिका में होंगी, लेकिन जैसा कि आप और मैं दोनों जानते हैं, इजराइल और लेबनान बातचीत के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह इस पूरे मामले में एक अनिश्चित तत्व है। देखिए, इजराइल के हमले लेबनानी सरकार को समझौता करने की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि अगर लेबनानी सरकार और इजराइल के बीच कोई समझौता नहीं होता, भले ही लेबनानी सरकार यहाँ दुश्मन नहीं है और भले ही हिजबुल्लाह उस समझौते का हिस्सा नहीं है, अगर इजराइल लेबनानी सरकार के साथ एक विस्तारित समझौते पर हस्ताक्षर करता है, तो इससे शायद बेरूत और अन्य जगहों पर ये बड़े हवाई हमले रुक सकते हैं। अगर आपके पास कोई समझौता नहीं है, तो इजराइल हिजबुल्लाह पर जितना संभव हो सके उतना हमला करने के लिए स्वतंत्र महसूस करेगा। असल में ये हमले लेबनानी सरकार पर दबाव डालते हैं, और भले ही लेबनानी सरकार सीधे तौर पर दुश्मन नहीं है, लेकिन इन हमलों का एक और असर ये होता है कि ये लेबनान के अंदर ताकत का संतुलन बदल देते हैं, जिससे हमास और हिजबुल्लाह कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर हिजबुल्लाह कमज़ोर होता है, तो इसका मतलब है कि लेबनानी सरकार के पास मजबूत खिलाड़ी बनने की क्षमता होगी, जो कि आखिरकार इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका चाहते हैं। अब वॉशिंगटन में जो ये बातचीत हो रही है, उसके बारे में बात करें तो ये तीसरा दौर होने जा रहा है। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये अभी भी राजदूत स्तर पर ही है, और राष्ट्रपति आयून पर वॉशिंगटन जाने का दबाव था, शायद किसी तरह की बैठक या प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हस्ताक्षर समारोह के लिए। आयून ने अब तक उन निमंत्रणों को ठुकरा दिया है, और वे चाहते हैं कि ये बातचीत अमेरिका में राजदूत स्तर पर ही जारी रहे, जो कि लेबनान के अमेरिका में राजदूत और इजराइल के अमेरिका में राजदूत यिचिल लाइटर के बीच हो रही है। और आयून के लिए मुझे लगता है कि यहाँ समीकरण जटिल हैं, क्योंकि हमने रफ़ीक हरीरी को देखा, जो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी 2005 में हिजबुल्लाह द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसे सीरियाई बलों का समर्थन प्राप्त था। एंड आयून यहाँ जिंदा रहना चाहता है।
ऐसे लोग होंगे, आप जानते हैं, ये हकीकत है कि अगर अयून को सार्वजनिक रूप से इजराइल के साथ किसी तरह की बातचीत या हाथ मिलाते हुए देखा गया तो वे उसे निशाना बना सकते हैं, खासकर जब हिजबुल्ला अभी भी वहां सक्रिय है। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ये एक कठिन बातचीत होने वाली है। मुझे लगता है कि ये एक लंबा खिंचा हुआ बातचीत का दौर होगा। इजराइल के लिए हिजबुल्ला को कमजोर करना जरूरी है। ये इजराइल के लिए अच्छा है, ये लेबनानी सरकार के लिए भी अच्छा है, और शायद आने वाले महीनों में किसी समय हम इजराइल और लेबनान के बीच इस तरह का ऐतिहासिक समझौता देखेंगे। इस समझौते में इजराइल और लेबनान का हिजबुल्लाह को कमजोर करने और उससे निपटने के लिए सहयोग करना शामिल है। तो एलेक्स, हमारे पास हिजबुल्लाह और हमास दोनों के साथ युद्ध विराम है। इजराइल जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों और सैनिकों की रक्षा के लिए हमला करने का अधिकार रखता है। इसी हफ्ते गाजा में इजराइल ने हमास के वरिष्ठ आतंकवादी नए हमास नेता के बेटे को मार गिराया। नेताओं का आना जाना तो आम है, लेकिन खलील अल-खाया के बेटे की गुरुवार को इजरायली हवाई हमले में चोटों से मौत हो गई। आतंकवादी संगठन ने पुष्टि की कि वह 7 अक्टूबर को नुखबा आतंकवादियों में से एक था जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में घुसपैठ का नेतृत्व कर रहा था। इसी समय प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस पिछले हफ्ते यरूशलेम में शांति प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिसकी अगुवाई गाजा के लिए उच्च प्रतिनिधि निकोलाई म्लादिनोव ने की, प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार। लेकिन इस सब के दौरान हमास बार बार कह रहा है कि वे हथियार डालने से इनकार करते हैं। तो हो सकता है कि आप शांति बोर्ड की बैठकें कर रहे हों और ऊपरी तौर पर उस बैठक से आई तस्वीरें अच्छी लग रही हों। हमास फिर से हथियार डालने से इनकार कर रहा है। देखिए, ईरान में युद्ध और उत्तर में लेबनान में युद्ध वास्तव में इजराइल को इन लक्षित हत्याओं के लिए थोड़ा सा मौका देता है, बिना कि ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा जाएं, है ना? अगर ईरान में सब कुछ शांत होता, अगर लेबनान में सब कुछ शांत होता, अगर राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ शामिल नहीं होते और इजराइल हमला करता, तो न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी सभी जगहों की सबसे बड़ी सुर्खियां होती। इजराइल ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया। तो इजराइल के पास वास्तव में काम करने के लिए कुछ जगह और मौका है, और ये तथ्य कि प्रधानमंत्री नामलादिनोव और शांति बोर्ड से मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि इजराइल किसी न किसी रूप में यहाँ किसी तरह की शांति प्रक्रिया और राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप जानते हैं, इजराइल के पास यहाँ थोड़ा सा कूटनीतिक आड़ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बड़ा सवाल ये है, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमास को निरस्त्र करने के लिए तैयार और सक्षम नहीं है, और ऐसा ही प्रतीत होता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल नहीं होगा जो जाकर हमास को शारीरिक रूप से निरस्त्र कर सके। और अगर हमास अपने हथियार डालने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं है, तो वे ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, यही बात है। एक आतंकवादी संगठन जो शहादत की संस्कृति में काम करता है, आखिरी आदमी तक लड़ता है और आबादी को आतंकित और ब्रेन वॉश करता रहता है, वे ऐसे ही हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक वे मारे नहीं जाते, हार नहीं मानेंगे। सच कहूं, अगर सैकड़ों या हजारों लोग मशीन गन लेकर घूम रहे हैं, तो वे कहेंगे कि वे अब भी सत्ता में हैं और जीत रहे हैं। और जब तक वे किसी भी गजावासी को गोली मार सकते हैं जो उनके खिलाफ उठेगा, यही सच्चाई है। वे अभी भी गजा पट्टी के उस 47% हिस्से में सत्ता में हैं जिस पर उनका नियंत्रण है। तो यहां बड़ा सवाल यह है, इजराइल इस बारे में क्या करता है? क्या इजराइल एक बार फिर बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान चलाता है ताकि हमास के पास बची हुई मशीन गनों को भी हटा सके और गजा में स्थायी शांति ला सके? जैसा कि आप देख रहे हैं, जब इजराइल गजा पट्टी के भीतर, जो काफी हद तक खंडहर बन चुकी है और जहां जगह जगह विस्फोटक जाल बिछे हैं, अभियान चलाता है, तो उसे हमास के आतंकवादियों से मुठभेड़ करनी पड़ती है जो बंदूक लेकर भागते हैं, और इसमें सैनिकों की जान भी जा सकती है, जो बुरा संदेश है। ये ऐसी चीजें हैं जिसे इजरायली वास्तव में सहन नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल है। इजरायली नहीं चाहते कि उनके लड़के लड़कियां गजा में मुठभेड़ों में मारे जाएं, और इसका मकसद क्या है? क्योंकि हर एक आखिरी बंदूक को गजा से बाहर निकालने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा ये सुनिश्चित करने में कि हमास अब वो ताकत नहीं रहे
जो गजा की बर्बाद सड़कों पर राज कर सके, और इजराइल और वो सारी कूटनीतिक दबाव जो इजराइल पे आएगा अगर उसने असद सैन्य हमला किया। और फिर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये भी सोच रहे होंगे कि इसका उनके चुनावी मौके पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब हम चुनावी मौसम में हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू शायद चुनाव से पहले सैन्य संघर्ष खत्म करना चाहते हैं ताकि कह सकें कि उन्होंने युद्ध जीत लिया। जाहिर है इस पर बहस होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोधी कहेंगे कि आपने हमास को छोड़ दिया तो जीत नहीं मिली। ये वैसी जीत नहीं थी जैसी आप कह रहे थे। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय है और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इसलिए ये पूरी जीत नहीं है। तो ये यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य में चल रही कथाओं की लड़ाई है। दूसरी ओर बस यथास्थिति बनाए रखना है ना? इजराइल कह सकता है, देखो हम गाजा पट्टी के 53% हिस्से को नियंत्रित करते हैं और 70% हिस्सा तबाह कर चुके हैं। हमने सिनवार, मोहम्मद दैफ और तेहरान में इस्माइल हनिये को खत्म किया है, और हम शीर्ष आतंकवादी नेताओं को खत्म करना जारी रखते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा, और ये लक्षित हवाई हमले भी करते हैं। लेकिन यही स्थिति है, और अगर गजा के लोग अपनी परेशानी में ही रहना चाहते हैं और हमास के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहते, तो यही नई स्थिति है। हमास गाजा के 47% हिस्से पर काबिज है, जो खंडहर में बदल गया है, और इजराइल ने चारों ओर बफर जोन बनाए हैं। ये गाजा मूल रूप से घेराबंदी में है। हाँ ठीक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय और खाद्य सहायता मिल सकती है, लेकिन निर्माण सामग्री नहीं जाएगी और वहां अर्थव्यवस्था नहीं होगी। अगर गजा के लोग ऐसा ही जीना चाहते हैं तो उन्हें जीने दो। तो ये वो विकल्प हैं जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास हैं, लेकिन सावधानी से काम करना है और फिर से जब मौका मिले तो कुछ लक्षित अभियान चलाना है। एलेक्स, आज हमारे पास एक और अहम विषय है जो विश्व सुर्खियों में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध विराम है, एक 3 दिन का युद्ध विराम। मुझे स्पष्ट होना चाहिए, 9 मई, 10 मई और 11 मई को, ताकि रूस अपना विजय दिवस मना सके। मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं। आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप कम से कम दोनों पक्षों के बीच 3 दिन के लिए युद्ध विराम कराने या उसकी बातचीत में मदद करने में सक्षम रहे? हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ये इजराइल व मध्य पूर्व पर कैसे असर डाल सकता है, खासकर जब दोनों पक्ष सप्ताहांत में विराम ले रहे हैं? मुझे लगता है कि ये दूसरी बार है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच अस्थायी युद्ध विराम कराया है। हमने ईस्टर की छुट्टियों में इसके बारे में कुछ हफ्ते पहले पढ़ा था। ये दूसरी बार है। आज रूस का विजय दिवस है। मुझे नहीं पता इस युद्ध में किस पक्ष की जीत कहां है। हमने इस बारे में बात की थी कि अमेरिकी सेना किसी भी समय कई मोर्चों पर युद्ध से निपटने में सक्षम है। जहां तक कूटनीति की बात है, निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका एक समय में केवल एक मोर्चे पर ही नहीं काम कर रहा है। तो वे ईरान और लेबनान और उन वार्ताओं के साथ साथ रूस, यूक्रेन और अन्य संघर्षों और मुद्दों से भी निपटने में व्यस्त हैं। क्यूबा की बात कर रहे हैं, हाल ही में वेनेजुएला से भी निपट रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर पर नजर रख रहा है और उसके अपने लक्ष्य हैं, जिनमें रूस यूक्रेन युद्ध रोकना भी शामिल होना चाहिए। और अगर आप देखें कि दोनों पक्ष मुश्किल से 1 महीने में दूसरी बार अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, तो शायद दोनों पक्षों में थकावट है। शायद दोनों पक्ष बड़े समझौते के लिए तैयार हो जाएं। मेरा मानना है युद्ध को लगभग 4 साल हो गए हैं। इस युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं वह इजराइल और गाजा तथा इजराइल और लेबनान के युद्धों से कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि इजराइल, गाजा और लेबनान में आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के पास वहां मारे गए लोगों की संख्या बढ़ाने के हर कारण हैं। और मुझे तो लगता है कि हमें ये भी नहीं पता कि रूस या यूक्रेन में कितने लोग मारे गए हैं। हम उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो पहले ही 7 अंकों में पहुंच चुके हैं, जबकि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध में आंकड़े 5 अंकों में हैं। लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर वैसा अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश देखने को नहीं मिलता। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि पूरे अमेरिका, विशेषकर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में यहूदी विरोधी घटनाओं की बढ़ती रिपोर्टें आ रही हैं।
ADL की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। अब न्यूयॉर्क में ममदानी को लेकर स्थिति कैसी है? लोग अक्सर कहते हैं कि ये सब बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के कारण है। बेंजामिन नेतन्याहू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता हैं और कुछ महीनों में फिर चुनाव लड़ेंगे। अगर इजरायली जनता चाहती है तो वोट से उन्हें हटा सकती है। रूस में व्लादिमीर पुतिन के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बड़ा अंतर है वो ये है कि आप देखते हैं कि कुछ यहूदी विरोधी लोग दावा करते हैं कि देखिए, हम यहूदियों से नफरत नहीं करते और शायद हम इजराइल की मदद भी नहीं करते, हम इजराइल से नफरत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये नदी से समुद्र तक हो, फिलिस्तीन आज़ाद हो। असल में हमें नेतन्याहू से नफरत है। तो हम यहूदियों को एक सिनेगॉग में डराते हैं, जैसे कि पार्की सिनेगॉग में बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों। अब आप किसी रूसी स्कूल या कम्युनिटी सेंटर में या शीप्सहेड बे ब्रुकलिन में या कहीं और किसी रूसी पर कोई डराने धमकाने की घटना या हमला नहीं देखते। व्लादिमीर पुतिन की नीतियों की वजह से, सही कहा। तो ये सिर्फ एक बेतुका आरोप है कि इसका नेतन्याहू से कोई लेना देना है। ये सिर्फ यहूदी विरोधी भावना है, सिर्फ यहूदी विरोध के लिए। यहाँ नेतन्याहू सबसे बड़ा बलि का बकरा है, यहूदी पहले बलि के बकरे हैं। इजराइल अगला स्तर का बलि का बकरा है और नेतन्याहू सबसे परफेक्ट बलि का बकरा है, क्योंकि इससे लोगों को इनकार करने की सुविधा मिल जाती है। कहते देखो, मैं इजराइल में किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमने अभी क्या देखा? हमने देखा कि इस हफ्ते यहूदी थियोलॉजिकल सेमिनरी ने भी कहा कि राष्ट्रपति हर्जोग को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उनके ग्रेजुएशन समारोह में भाषण देने का निमंत्रण रद्द कर दिया गया। तो हाँ, यहाँ आपके पास ऐसे लोग हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। वे कहते हैं असल में हम इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग के भी खिलाफ हैं, जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ वामपंथी उदारवादी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। तो आप जानते हैं, लोग बस इसे नेतन्याहू विरोधी कहते हैं, लेकिन असल में वे इजराइल विरोधी हैं। सच में वे यहूदी विरोधी हैं। और आप जानते हैं, लेकिन वापस मूल मुद्दे पर आते हैं। हाँ, आइए उम्मीद करते हैं कि किसी तरह रूस यूक्रेन संकट का अंत हो जाए। और ये राष्ट्रपति ट्रंप है, मेरा मानना है, जो दुनिया में गलतियों को सही करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कुछ हद तक शांति स्थापित करने, शांति को फिर से बहाल करने और अमेरिकी ताकत और नैतिकता की स्थिति से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद अचानक कई यहूदी विरोधी लोग सामने आए। हमें इसका अंदाजा पहले हो जाना चाहिए था। एलेक्स ट्रेमन अगले हफ्ते यरूशलेम में आपको फिर से देखने का इंतजार है ना? उसका भी इंतजार है। इस वीकेंड में एक जगह था, वहां बारिश हो रही थी, इसलिए बाहर नहीं जा सका। मैं एक घर में था, वहां एली शराबी की अ हॉस्टेज किताब थी और मैंने इस वीकेंड पूरी किताब पढ़ ली। ये एली शराबी और बाकी बंधकों ने गाजा में जो झेला, उसका एक शानदार वर्णन था। मैं सभी को वो पढ़ने की सलाह देता हूँ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात थी कि आखिर इजराइल इस युद्ध में आखिर क्यों उतरा और क्यों उन्हें इसे ख़त्म करना ज़रूरी है, ताकि 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर कभी न हो सके और ना ही होगी। मेरा नाम जॉश हैस्टन है, मैं जेएनएस का संवाददाता हूं और यरूशलेम में हूं। अगले हफ्ते जेएनएस के सीईओ एलेक्स ट्रेमन को इजराइल में फिर स्वागत करने को उत्सुक हूं। मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ जेएनएस टीवी में पर्दे के पीछे काम करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। इस शानदार कंटेंट के लिए जरूर जेएनएस टीवी पर जाएं, सुपर थैंक्स दें, चैनल सब्सक्राइब करें और इजराइल, मध्य पूर्व व यहूदी जगत की ताज़ा खबरों के लिए jns.org देखें। हम आपसे अगले हफ्ते यरूशलेम मिनट जेएनएस टीवी पर मिलेंगे।